नमस्कार, TV4 में आपका फिर से स्वागत है। आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, पहचान, जिसमें हम आपकी पहचान ऐसे व्यक्तियों से कराएंगे जिन्हें शायद आप अच्छे से पहचानते हों, या उन लोगों को जिन्हें पहचान की सख्त ज़रूरत है, जिनका काम उनको औरों से अलग कर देता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और आप जीत सकते हैं एक शानदार उपहार। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। बीच में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको देना होगा। ये जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आज पहचान की पहली कड़ी में आपकी पहचान उस शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्हें हरियाणा सरकार की विधानसभा ने अलग कर दिया है, यानी उनकी पहचान अलग कर दी है, जिस पहचान के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि ये अवार्ड उन्हें किस वजह से मिला। तो आप ही इसका जवाब दे दीजिएगा। चाय काल में जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही, उसे सत्यापित करने के लिए हमने सोचा इस वीडियो में हम एक प्रयोग करें। यह प्रयोग अपने आप में एक सवाल होगा। जो कमेंट आप करेंगे वो उस सवाल का जवाब होगा। मिलते हैं आज की शख्सियत से पहचान में। नाम ही पहचान है। एक नाम नीरज शर्मा। आज के समय में शायद उनको किसी पहचान या परिचय की ज़रूरत नहीं है। इस समय हर अखबार, हर चैनल पर एक ही नाम चल रहा है, नीरज शर्मा, विधायक नीरज शर्मा, जिन्हें हाल ही में सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला है। उनका इंटरव्यू हम लेने आए हैं और उनको अंदर से जानने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे सामने नीरज शर्मा हैं या विधायक नीरज शर्मा जी। तो शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका यहाँ आने का, इंटरव्यू लेने का बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अक्सर देखा गया है जब नेता होता है वो एक दोहरी जिंदगी जी रहा होता है। एक राजनीतिक जिंदगी, एक आम जिंदगी। अक्सर देखा भी गया है कि जब नेता बोलता है कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान था या और ये मेरा राजनीतिक बयान था। तो सर, आप कौन सी जिंदगी ज़्यादा जीते हैं? देखिए, बचपन में एक हमारे शास्त्रों में ना श्लोक है, मनस्येकम वचनस्येकम कर्मण्येकम महात्मा नाम मनस्सन्याद वचन संन्याद कर्मण्यन्याद दुरात्मा नाम। कोई भी व्यक्ति हो, उसको मन वचन कर्म से एक ही होना चाहिए। उसको शास्त्रों में महात्मा की उपाधि दी गई है। और जिसके मन में तो कुछ और हो, जुबान पे कुछ हो रहा है और कर्म कुछ और हो, उसको हमारे शास्त्रों ने दुष्ट की उपाधि दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि चाहे नेता हो, चाहे जनसेवक हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई अफसर हो, जो भी जनता के भले से जुड़े हुए हैं, उनको मन वचन कर्म से एक ही होना चाहिए। हालांकि ठीक है, इसके नुकसान भी बहुत होते हैं, ख़ास तौर से हम लोगों की ज़िंदगी में, कि हर आदमी उम्मीद करके आता है कि ना आप तो MLA हो जी, ये काम हो जाएगा, अब क्यों नहीं होगा। मेरे अंदर थोड़ी सी ये कमी है, मैं बाकी नेताओं की तरह मीठी गोली नहीं देता। अब वो किस्से हमारे हरियाणा में ऐसे तक भी मशहूर हैं कि एक बार एक नेताजी के पास कुछ लोग गए कि साहब अब के तो बारिश नहीं हो रही और बहुत दिक्कत आ रही है। तो नेताजी ने कहा बेचिंत रहो, मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, अफसरों से बात करूंगा। तो मेरा ये मानना है, हमारे बाबूजी ने हमें ये सिखाया है कि किसी को विष दे दो, झूठा विश्वास मत दो। आप किसी का कार्य कर सकते हैं, किसी का कार्य होने वाला है, आप ज़रूर उसकी हाँ भरिए, उसके लिए प्रयत्न करिए। फल देना प्रभु के हाथ में। और जो काम आपको पता है कि साहब ये हो ही नहीं सकता, आपकी ताकत में ही नहीं है, आपकी अप्रोच में ही नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक की एक सीमाएँ होती हैं, एक आचरण होता है। आप किसी को झूठा विश्वास कब तक देंगे, कितने दिन तक देंगे? एक दिन तो हकीकत सामने आएगी। इसलिए हाथ जोड़ के मना कर दो कि भाई देख, ये काम मेरे पे नहीं होगा। कम से कम वो व्यक्ति दूसरी जगह तो एफर्ट कर ले, या वो अपने व्यक्तिगत एफर्ट कर ले कि उस व्यक्ति का काम हो जाए। तो इसका हमें नुकसान भी होता है स्पष्ट कहने का, पर मेरी आदत ये है कि भाई जो हो सकता है उसकी हाँ है, जो नहीं हो सकता उसकी हाथ जोड़ के मना है। आपने बाबूजी का जिक्र किया, तो राजनीति आपको विरासत में मिली है।
आप राजनीति में सिर्फ इसी वजह से हैं कि आपको विरासत में मिली है, या आपके मन से इच्छा हुई कि मैं राजनीति में रहकर कुछ करूं? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है, विरासत में नहीं मिली जी। जो भी कुछ हूँ बाबूजी की वजह से हूँ। बाबूजी के ही कामों को देख के लोगों ने मुझे चुना। मेरी कोई ऐसी लंबी चौड़ी कोई बात नहीं थी। पर चुनने के बाद जिस तरीके से प्रभु राम जी के चरणों में मेरा ध्यान लगा, प्रभु की कृपा हुई, और जो काम दावे के संग कह सकता हूँ, मुझे घमंड भी नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़े नेता मंत्री नहीं सोच सकते थे, मेरे वो कार्य प्रभु राम जी ने कराए। मैं अपने आप को श्रेय बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, बहुत बड़ा घाघ था। बीजेपी वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे हम राम जी का बार? नहीं, राम जी तो सबके हैं भाई, पूरे हिंदुस्तान के हैं। और हिंदुस्तान क्यों, पेटेंट शायद उन्होंने ही करा रखा। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने पेटेंट करा रखा। राम प्रभु हमारे हैं, कृष्ण जी हमारे हैं। तो भारत सरकार का पैसा था। 2017 में टेंडर हो गए, 41 करोड़ 5 लाख के ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ठेके लिए। और बड़ी हैरानी की बात थी कि अब जाके वो सड़क पूरी हुई है नीरज शर्मा के एफर्ट से। आप फरीदाबाद में जितने सांसद, विधायक, मंत्री, पार्षद हैं, एक आदमी से पूछो, किसी ने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई भाई उस ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ। और 41 करोड़ 5 लाख का तो उसका ठेके की रकम वो आई है जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने 2018 में कोर्ट में एफिडेविट दिया है। चलो बाकी तो बात पक्ष विपक्ष की है, कम से कम मुख्य सचिव जैसी पोस्ट पे बैठ के आदमी गलत एफिडेविट तो नहीं देगा, जिसमें वो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ साहब, ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो ठेका दिया गया और जो अन्य कंपनियों को दिया गया उसमें 41 करोड़ 5 लाख रुपए का फर्क है। कोई आवाज उठा के राजी नहीं हुआ। और सबसे हैरानी की बात कि उस व्यक्ति को हजारों करोड़ के ठेके और दे दिए। या आप देखिए, बल्लभगढ़ विधानसभा का हार्डवेयर चौक से प्याली तक का रास्ता मेरी विधानसभा की एंट्री है। और बड़ी बदकिस्मती से बल्लभगढ़ विधानसभा का ही बेटा सचिन शर्मा भी मारा गया। उसके बावजूद भी कोई आवाज नहीं उठा रहा। उसकी भी आवाज नीरज शर्मा उठा रहा है, उसकी भी आवाज नीरज शर्मा बन के आ रहा है। और जबकि बड़ा दुख होता है मुझे, जो इतना बड़ा घोटाला कर लिया इन सब नेताओं ने मिलके आपस में। इसके अंदर भी 100 करोड़ से ऊपर का ठेका था। ये सन 2018 में मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर कृष्णपाल जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। सीमा जी थी, मेरे से पहले वाला विधायक थे, मूलचंद जी थे। एक आदमी ने नहीं बोला कि भाई हार्डवेयर चौक से प्याली की सड़क बननी चाहिए। बाकी घोटाले को अंजाम दे दिया, लेकिन वो चेंज करना था वो कर दिया। और इन सब के पीछे एमएलए बनने के बाद जो आपने कहा विरासत में मिली चीज, मुझे बिल्कुल विरासत में मिली। परंतु जैसे जैसे राम जी की रामायण को लेके मैंने संघर्ष किया, चाहे दिव्यांग मजदूरों के लिए हो, चाहे हरा समुंदर पार किया हो, खुद अपने पैरों में तकलीफ लेके, मेरे को हर जगह सफलता मिली। और आज मैं यही कह सकता हूँ, जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे हर कोई। आपने जिस सड़क का जिक्र किया वो अब उसका काम मोटा मोटी काफ़ी टाइम से बंद है, क्या वजह? देखिए, वजह एक तो ठेकेदार की पेमेंट, और कुछ समय बीच में एनजीटी के द्वारा भी रोक लगा दी गई थी कि पोल्यूशन ज़्यादा हो गया था कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य चालू नहीं होगा। मेरे ख्याल से उम्मीद है 2-3 महीने में वो सड़क पूरी हो जाएगी। लग नहीं रहा 2-3 महीने में हो जाएगी लेकिन उम्मीद करते हैं। हमें भी काफ़ी टाइम लग गया था, वहीं से आए हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप काफ़ी बोल रहे हैं, मैंने विधानसभा में भी देखा आपने काफ़ी अच्छा सा सवाल किया। एक सवाल आपको इस बार जो अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ विधायक का होने का, ये आपके कार्यों की वजह से मिला है या विधानसभा में प्रश्न पूछने की वजह से मिला है, या क्या क्राइटेरिया होता है इस जो अवार्ड दिया जाता है बेस्ट विधायक का? कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए साहब, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मुझे मिला किस वजह से, क्योंकि मैं उस कमेटी में नहीं था।
उस कमेटी में हमारे अध्यक्ष महोदय, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल सिंह गुर्जर जी, ये और भी शायद हो सकते एक आध व्यक्ति हों, और हुड्डा साहब भी थे। ये 7-8 व्यक्तियों की कमेटी है जो ये चयन करती है, और उसमें एक कारण प्रश्न पूछना भी हो सकता है। एक कारण हो सकता है मेरी सादगी लोगों को पसंद आई जो मैं चंडीगढ़ में स्कूटी पे जाता हूँ। हो सकता है आज पोल्यूशन इतनी बड़ी समस्या बन गई कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता हूँ चंडीगढ़ जाने के लिए। जब कोरोना नहीं था तो वो बस से जाते थे, हरियाणा रोडवेज की से। कोरोना आया तो ज़्यादातर हम लोगों ने ट्रेन से आना जाना चालू किया, या कभी कभार गाड़ी भी ले जाते थे जब कोरोना था। हो सकता है जब मैंने सुरक्षा छोड़ी अपनी वो पसंद आई हो सकता है चंडीगढ़ में मुझे ज़रूरत नहीं थी, जो मुझे सरकारी फ्लैट मिला, आवास मिला, मैंने वो छोड़ा हो। या हो सकता है जो मैंने कोरोना आने के बाद खिचड़ी प्रसाद बंटवाया, क्योंकि एक अलग ही तरीके का मैंने प्रोजेक्ट खिचड़ी चलाया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुझाव दिया था, और पूरे हरियाणा में नहीं हो पाया। मैंने कि साहब आजकल क्या हो गया है कि कभी कभी अच्छाई के संग बुराई भी सामने आ जाती है, कि जब जैसे ही लॉकडाउन आया तो कुछ जगह ऐसी स्थिति हो गई थी, हमारे अन्न देवता की बड़ी बेकदरी हो रही थी। कुछ एरिया ऐसे चिन्हित हो जाते हैं हर शहर में कि सबको लगता है कि यहाँ गरीब व्यक्ति रहते हैं, और हर दानदाता वहीं पहुँच जाता है। तो वहाँ ये हो गया था कि जी आज एक भाई आलू पूड़ी ले आया, एक छोले भटूरे ले आया, एक राजमा चावल ले आया, एक छोले चावल ले आया, तो पिक एंड चूज होने लगा था। बाकी एरिया वंचित भी रह रहे थे। तो मैंने सरकार को सुझाव दिया कि आप बजाय इस चीज़ के जहाँ भी भंडारा चल रहा है, क्योंकि मकसद कोई भूखा ना सोए, ये होना चाहिए। मकसद ये नहीं होना चाहिए कि जुबान का टेस्ट है। तो मैंने कहा आप खिचड़ी को बंटवाइए। पहले दिन हो सकता है खिचड़ी बहुत ज़्यादा जगह लगे, क्योंकि जगह जगह भंडारे लंगर चल रहे थे। मैंने की थाना, चौकी, तहसील, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्मशाला, सराय, जहाँ भी सामूहिक जगह हैं वहाँ पर आप खिचड़ी के पैकेट रखवा दीजिए। हो सकता है पहले दिन खिचड़ी लोग ज़्यादा भी लेके जाएं, दूसरे दिन और कम लेके जाएं, तीसरे दिन और कम लेके जाएं, पर चौथे दिन मेरा ये मानना था कि आपकी खिचड़ी सिर्फ वो व्यक्ति खाएगा जो वास्तव में भूखा है, जिसके पास कोई और साधन नहीं बचा। क्योंकि हमने भी देखा कोरोना में लोगों ने आर्टिफिशियल पैनिक भी बनाया। हमारे साथी विधायकों के बिहार से, यूपी से, झारखंड से फ़ोन आते थे, नीरज जी हमारा 50 आदमी फंस गया। फिर हम फ़ोन करते थे, यार कहाँ फंस गए हो तुम भाई? मैंने कि हम क्या मदद कर सकते हैं। सबकी एक ही डिमांड होती थी, साहब कच्चा राशन दे दीजिए। मैंने कहा नहीं भाई, कच्चा राशन नहीं दूंगा मैं। आप 100 आदमी हैं, जगह जगह हमारी टीम पंडित जी के साथियों ने खिचड़ी का प्रसाद बना रखा था। मैंने किया वहाँ जाइए, भरपूर खिचड़ी लेके आइए। हो सकता है मेरा प्रोजेक्ट खिचड़ी पसंद आया। ये तो देखो उस कमेटी के ऊपर है, उसको क्या चीज़ अच्छी लगी क्या नहीं लगी। पर मैं उस समस्त कमेटी का धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना। अब भ्रष्टाचार की जो बात उठाई आपने, मोटा मोटी मुझे लगता है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के जो कार्य हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें हो रहे भ्रष्टाचार की बात जो उठाई थी, शायद आपका संकेत उन्हीं तरफ होगा। लेकिन मैं गरीब आदमियों की बात करूंगा। जैसे काफ़ी समय से एक चर्चा में है, अखबारों में भी है, कि एक विधवा पेंशन है या आपकी वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें ही बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। एक आदमी को एक छोटी सी पेंशन 2000 की पेंशन बनवाने के लिए 10,000 रुपये तक पे करने पड़ रहे हैं, तब जाके उसकी पेंशन बनती है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, अखबारों में तो छपा ही है, उनके पास शायद सबूत ना हो। तो इस तरफ आपने कभी ध्यान दिया कि इन छोटी छोटी समस्याएं के लिए भी मैं आवाज़ उठाऊं? ये मेरे संज्ञान में बात आई, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पेंशन दफ्तर खुद गया प्रोसीजर समझने के लिए। वहाँ जाके मुझे 2 कमियां महसूस हुई। ठीक है, हर बुजुर्ग आदमी ऑनलाइन सब काम नहीं कर सकता, ऑफलाइन का भी प्रोसीजर है। और मैं इनके डायरेक्टर हैं राजनारायण कौशिक जी, IAS अफसर हैं, उनसे मिलके भी आया हूँ, उनको मैंने पत्र भी लिखा है। मैंने कहा जी आप हर पेंशन कार्यालय में 2 काम जरूर करा दें। एक तो उस पेंशन कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगा हो कि साहब आपको पेंशन बनवानी है, आपको ये निम्नलिखित दस्तावेज चाहिए ही चाहिए। ये दस्तावेज है आपके पास, आपका फार्म एक्सेप्ट होगा, नहीं है तो नहीं होगा।
जिससे कि बुजुर्गों को बार बार परेशान ना होना पड़े। दूसरा, हर पेंशन कार्यालय में एक रजिस्टर हो कि आज मैं नीरज शर्मा अपनी पेंशन के लिए गया तो वहाँ पर मुझे एक नंबर मिल जाए, छोटी सी पर्ची मिल जाए कि नीरज शर्मा जी आपकी एप्लीकेशन नंबर 51 है और आज आप 12 मार्च को ये एप्लीकेशन दे गए हैं, जिससे कि मैं हफ्ते या 10 दिन बाद जाऊं तो मैं जाके पूछूं कि भैया मेरी 51 नंबर एप्लीकेशन का क्या हुआ। वहाँ पर क्या है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, आप बस कागज़ दो, पटक के आ जाओ, गट्ठड़ के गट्ठड़ पड़े। फिर वो अगेन रेड टेपिज्म कि जिसकी सिफारिश है उसका कागज़ मिलेगा, जिसका नहीं है उसका नहीं मिलेगा। तो इनके डायरेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिलाया कि नीरज जी हमने एक्शन लिया है और बहुत जल्दी हम हर पेंशन कार्यालय में ये बोर्ड लगाएंगे, ये भी काम करेंगे। फिर दूसरा मैंने कहा जी बहुत बुजुर्गों की पेंशन कट रही है, जो नया रोकने के लिए, थोड़ा टोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा। जो आपने सारी समस्याएं और जो विचार आपने रखे उनके सामने और उन्होंने आश्वासन दिया, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपका फॉर्म भी भर गया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हो गए, लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट कहाँ होता है कि आपकी एज 60 से नीचे है। यानी कि आपने डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए कि मेरी 60 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर ने आपको लेस देन 60 कह के रिजेक्ट कर दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे, ये कैसे हो सकता है? देखिए, पहली बात तो डॉक्टर के मेडिकल जांच की उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ का कोई प्रूफ। सुन लीजिए, मैं पेंशन नहीं बनाता हूँ ना मैं ये भी समस्या हमारे संज्ञान में आई थी, खास तौर से कोरोना काल के अंदर। डेली डॉक्टर ना बैठ के ये निश्चित हुआ था कि हफ्ते में एक दिन डॉक्टर बैठेंगे और वो 50 लोगों की ही एज वेरीफाई करेंगे। डॉक्टरों से एज वेरीफाई सिर्फ वहाँ कराई जाती है जहाँ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट का आपके पास प्रूफ नहीं होता। तो फिर हमने सीएमओ साहब से भी बात करी, मैंने सेक्रेटरी हेल्थ से भी बात करी कि भाई आप इसको हफ्ते में जो 50 दिन है इसकी बजाय आप डेली का सिस्टम रखो कि बीके में जाए आदमी अपनी उम्र की जांच करा लाए और वो जो उसके ऊपर लिख के दे दे। और जिसके अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोरोना ख़त्म हो गया है तो शायद ये अपना पुराना सिस्टम चालू हो जाएगा और बुजुर्गों को इतने धक्के ना खाने पड़े। हालांकि मैंने तो एक बात और भी कही थी मुख्यमंत्री जी को जब परिवार पहचान पत्र बनाया था, क्योंकि अब की बात देखो, देश में चुनाव एक दिन का होता है। सरकार ने अब के ये स्कीम बनाई थी कि जिस भाई को कोरोना है या जिसकी उम्र 80 से ज़्यादा है या जिनकी सरकारी ड्यूटी है या जो दिव्यांग हैं, उनके घर पोस्टल बैलेट जाएगा और उनकी वोट डलवा के लाएंगे, चुनाव कर्मचारी खुद जाएंगे घर। तो भाई ऐसा ही आप पेंशन का भी कर दो कि व्यक्ति 60 साल का हुआ नहीं और उसकी स्वयं पेंशन बन जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा तो है विधानसभा में कि कुछ लोगों की वो बना भी रहे हैं, उन्होंने घोषणा भी करी है कि कुछ 1000 लोगों की बनाई है। क्योंकि मेरा ये मानना है बुजुर्ग को पेंशन के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, पर ये हमें दुख के साथ भी कहना पड़ता है कि कुछ ऐसे भ्रष्ट और दलाल किस्म के लोग हमारे शहरों में सक्रिय हैं जो बुजुर्गों से पैसा लेके पेंशन बनवाते हैं। और मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि प्रभु आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आज के दौर में जैसे कांग्रेस का कहते हैं कि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया में ये देखा जा रहा है, और ऐसे में आपको बेस्ट विधायक का अवार्ड मिला है और फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। हाल ही में चुनाव हुए यूपी के अंदर, तो उस पर कुछ विचार रखना चाहेंगे यूपी के रिजल्टों को लेकर? देखिए, मतदाता ने जो मैंडेट दिया उसका हम मान सम्मान करते हैं और ये दौर है, राजनीति में आता रहता है जाता रहता है। और हमें हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखनी चाहिए, सीताराम सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। और जब ऐसा वृत्तांत है महाभारत में, अर्जुन जी और श्री कृष्ण भगवान का वार्तालाप है, तो अर्जुन जी ने कहा प्रभु से कि प्रभु कुछ ऐसा बताओ जो व्यक्ति हर हाल में आपको याद रखे, चाहे वक्त अच्छा हो या वक्त बुरा हो। तो ऐसा बताते हैं श्री कृष्ण भगवान ने दीवार पे लिख दिया, ये वक्त गुजर जाएगा, चाहे वो अच्छा हो वो भी गुजरेगा, जो बुरा है वो भी गुजरेगा, सारा समय एक जैसा नहीं रहेगा। आप नीरज शर्मा बनकर जीना ज़्यादा पसंद करते हैं या विधायक नीरज शर्मा? विधायक की तो आनी जानी है, मैंने पहले ही कहा ये वक्त गुजर जाएगा। और
नेता को कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए कि परमानेंट तू ही रहेगा। ये तो सत्ता है, आज है कल नहीं है, तो नीरज शर्मा ही बन के जिए तो उसमें ज़्यादा अच्छा है। जी, आपने नीरज शर्मा जी के विचार सुने, नेक विचार, सेवा भाव। हम उम्मीद यही करते हैं कि एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जिएं, सेवा करें। हम नीरज जी का आभार प्रकट करते हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया, और अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार।